हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लाए हुए हैं। और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है और इसके लिए सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके डीएलएड के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब आपके पेपर्स के लिए ज़्यादा देर नहीं बची है, अगले महीने आपके पेपर होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जो है अब आप अपने पढ़ाई के लिए लापरवाही ना करें और सारे सब्जेक्ट को बाकायदा टाइम देकर पढ़ें। ठीक है, कि 1 घंटा हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है या 1 घंटा या 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए टाइम टेबल मैं आपको बता दे रही हूँ। जो हमारा हिंदी है, हिंदी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैं आपको जो पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो कराई हूँ। और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर सेकंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो पेपर सेकंड का आज हम प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज से मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर शुरू किया है। ठीक है, तो आज हम जो पेपर सेकंड है, EDO 2 है, इसका जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो मैम पढ़ा रही हैं वो है अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। अंजलि मैम आपको कंप्यूटर और संस्कृत पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ा रही हैं? कंप्यूटर और संस्कृत पढ़ा रही हैं। इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाते हैं। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। वो बहुत ही बेसिक से आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उन्होंने भी अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया और अब आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं मैथ्स के। ठीक है, तो उनके साथ यहाँ पर डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूलिए। तो यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारे साथ टाइम से क्लास में आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम। तो ये हमारा यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और कौन सा है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये हमारा विषय है। ठीक है, और ये आपका सेकेंड पेपर है। क्या है? सेकेंड पेपर है, जिसे आप EDO 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम आज पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो हम करेंगे आज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2015 का। कब का करेंगे? 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ बाकायदा देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अपना पेपर सॉल्यूशन देख सकें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये बताना कि आपका इस प्रीवियस ईयर पेपर में क्या मार्क्स क्या रहे हैं। ठीक है, तो कितने नंबर का? 50 नंबर का आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। शिक्षण की गति कैसी होनी चाहिए? निर्धारित किस पर आधारित होनी चाहिए शिक्षण की गति? यहाँ पर आपको बताना है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं, लेकिन तभी बता सकते हैं अगर आपने प्रॉपर मेरी क्लासेस देखी हैं और आप जो हैं डेली मेरे साथ जो हैं क्लास देखते रहे हैं और नोट्स भी बनाते रहे हैं। तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बहुत डीपली बहुत अच्छे से बताया था कि किस चीज़ को कैसे, किसका आंसर किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। आधारित होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर है आ वाला। क्या है? आ वाला। तो शिक्षण की गति छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है शिक्षा को सीखने से संबंधित, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं भी कराई थी। मैंने बताया था आपको इस तरीके से परिभाषा आई और आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रायवर्ण। क्या होगा? रायवर्ण। तो यहाँ पर हमारा आ वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन होगा। ये आपके कितने क्वेश्चन होंगे? ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
कितने होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब तक के सभी छात्र क्या हों, सभी छात्र कैसे हों, शांत बैठे हों, प्रश्न पूछे एवं उत्तर देने में तत्पर हों, अध्यापक पर ध्यान दें या गणवेश में हों। तो जो अच्छा शिक्षण होता है वो कब होता है, जब प्रश्न पूछे और उत्तर देने में तत्पर रहें, जब टीचर जो है बच्चे से प्रश्न पूछे और बच्चा क्या है उस प्रश्न के आंसर देने में क्या हो, तत्पर हो, यही क्या होता है, एक अच्छा शिक्षण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ थर्ड नंबर हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब आगे देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखेंगे कौन सा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो सारे मैंने आपके लिए शिक्षण सूत्र कराए हुए हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है, अगर नहीं देखी तो आप एक बार 2x पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपरली क्लासेस देखें, ठीक है। तो जो गेस्टाल्टवाद हैं वो किस पे आधारित उन्होंने शिक्षण सूत्र दिया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या सरल से कठिन की ओर, किसकी तरफ दिया है। तो इनने जो अपना शिक्षण दिया सूत्र दिया है वो दिया है पूर्ण से अंश की ओर। क्या दिया है, पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ पर हमारा सा वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने पूर्ण से अंश की ओर बताया है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किसने बोला है, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन जो है वो किस में सर्वाधिक सहायक है, तो आपको बताना है किस में सहायक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा गणित होगा या संगीत होगा, भूगोल शिक्षण में होगा, भाषा शिक्षण में होगा। तो किस में पर्यटन, जिसमें बच्चों को हम घुमाने ले जा सकते हैं, तो वो किस में सहायक होता है, वो होता है भूगोल में सहायक, ठीक है। किसमें, भूगोल में सहायक होता है। अगर हम भूगोल से मतलब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को वहाँ पर हम उसको क्या है, पर्यटन क्षेत्र में ले जा सकते हैं घुमाने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका है। तो आपको बताना है ये कथन किसने दिया है कि वास्तव में प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है और उत्तम है, ठीक है। तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है, द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है कॉल्विन के अनुसार, ठीक है, कॉल्विन के अनुसार कहा गया। तो बा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या है, यहाँ पे आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो क्या होगा इसका गुण, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण बताना है। तो बताइए क्या गुण हो सकता है प्रयोग प्रदर्शन विधि का। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या है, सक्रिय वातावरण हो, स्थायी ज्ञान हो, मानसिक विकास में सहायक हो। क्या हो, मानसिक विकास में सहायक हो। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण होते हैं। तो मैंने आपको सारी विधियां बताई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी क्लास में देख सकते हैं सारी विधियां, और सारे सूत्र कराए हैं मैंने आपको, बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें बताई हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम से झट से आप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारी पहले से क्लास देखते आ रहे हैं वो हमारी क्लासेस को और अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस जो हैं फटाफट लगाते जा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। तो मैंने आपको शिक्षण कौशल भी सारे बताए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल क्या है, सहायक होता है। तो कौन सा कौशल सहायक होता है मुझे बताइए आप। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। क्या है, प्रस्तावना कौशल। तो मतलब कि पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कौशल मैंने आपको बताया था, उसमें हम क्या डालते हैं, बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस डालते हैं। इससे बच्चों को पता चलता है कि उनका लेवल क्या है। उसके बाद हम जो है अपने चैप्टर या हम जो तैयार किया होता है उसको पढ़ाते हैं, सही है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर
आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन ना आए हुए हैं। तो इसमें दिया है बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, बालकों के शारीरिक विज्ञान में, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना, या बालकों को खेल सिखाना। तो यहाँ पर राइट आंसर सबसे अच्छा आपका पॉजिटिव यहाँ पर कौन सा लग रहा है? जो आपको पॉजिटिव लगे भाई आप उत्तर दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर सा वाला है, ठीक है। क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, क्या करना? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना बाल शिक्षा का उद्देश्य है, बाल केंद्रित शिक्षा का, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कौन सा संबंधित नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा जानना होगा, समझना होगा, चिंतन करना, यह समयबद्धता होगा। तो राइट आंसर होगा समयबद्धता। क्या होगा? समयबद्धता। ये है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जानना भी होता है, समझना भी होता है और चिंतन करना भी होता है, लेकिन समयबद्धता नहीं होता, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नहीं पूछा है, आप ये याद रखना कि नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है डोमिनोज सर्वाधिक उपयोग है। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी किसके लिए उपयोगी है ये? तो ये हमारा है गणित विज्ञान के लिए, गणित शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो डोमिनोज सर्वाधिक गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये वाला होगा, बा वाला। सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि किसको कहते हैं? जो सुकरात के द्वारा लाई गई है वो कौन सी विधि है? उसी को क्या कहते हैं? सुकराती विधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सा वाला। प्रश्नोत्तर विधि को हम सुकराती विधि कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को, ठीक है। तो सुकराती विधि हम प्रश्नोत्तर विधि को ही कहते हैं। तो मैंने आपको सारी विधियां भी कराई हैं, आप जाकर हमारी सारी विधियां देख सकते हैं। कहानी विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर, संश्लेषण, विश्लेषण, विवरण विधि, सारी विधि बताई हैं और जिन विधियों के प्रकार बनते हैं उनके प्रकार भी कराए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किस विषय में संक्षेप अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, ठीक है। तो दबे समिति है किस पर किया था? भाषा अध्ययन पर, पर्यावरण अध्ययन पर, भाषा अध्ययन पर, गणित अध्ययन पर, पर्यावरण अध्ययन पर, या उपयुक्त सभी पर किया था। तो दबे समिति ने किस पर किया है? तो यहाँ पर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दबे समिति वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। तो भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन, इन तीनों के लिए क्या है? दबे समिति इन तीनों विषय पर क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर आधारित किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है बाल शिक्षा शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये आप देखिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो चेंज था और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा सा चेंज है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और ध्यान में रखें कि इसमें कहा गया, क्या कहा गया है। इसमें ऑप्शंस में चेंजेस किए गए हैं और कुछ नहीं चेंजेस किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? ऑप्शन में चेंजेस करे गए हैं। तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर बोला गया है 14 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास करना। क्या है? शारीरिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, या सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सही भी दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही होगा। उससे पहले वाले में हमने क्या किया था? सर्वांगीण विकास पे टिक किया था, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सही दिया है तो इसलिए सभी पे टिक होगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इन 15 में से आपको कितने क्वेश्चन ईजिली कर पाए और कितने क्वेश्चनों में कठिनाइयाँ हुई हैं या आपको स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का
स्थान कंप्यूटर ने लिया है, ठीक है। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापन का स्थान कंप्यूटर ने लिया है। अध्यापक का स्थान लिया तो वो कौन है, बासुवेल है। कौन है, बासुवेल है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न क्या, तो यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। क्या है, अब मुझे आपको बताना है, तो आप मुझे बताएंगे कि इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट रहे हैं, ठीक है। 15 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आगे हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। क्या है, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 तक हमने बहुविकल्पीय किए, अब 16 से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला इसमें उद्देश्य क्या हो सकता है कि मानसिक क्षमता का विकास करना और क्रियाशीलता का विकास करना। क्या है, मानसिक क्षमता का विकास करना और क्रियाशीलता का विकास करना, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए, ठीक है। वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो आपको यहाँ पर क्या है, वैयक्तिक संप्रेषण के, तो 17 नंबर क्वेश्चन है वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताने हैं। तो आपसे 2 पूछे जाएँ तो आप 2 ही बताइए, 4 पूछे जाएँ 4 ही बताइए, एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि क्वेश्चन का जो मार्क्स है आपको उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ कौन कौन से, पहला है ज्ञान प्राप्ति। क्या है, पहला इसमें दिया है ज्ञान की प्राप्ति करना, और दूसरा दिया है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण, ठीक है। उचित भाषा हो और उचित उच्चारण करना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। क्या है, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ हैं ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको इसीलिए राइटर्स के अनुसार जो है परिभाषाएं कराई हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो संप्रेषण 2 व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। क्या है, 2 व्यक्तियों के बीच के माध्यम, जो बातचीत करने का क्या होता है, माध्यम होता है। तो दिया है 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो 2 का उल्लेख करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो 2 का उल्लेख करना है। तो 2 कौन से, सरल से जटिल की ओर। क्या है, सरल से एक होगा जटिल की ओर, दूसरा आप लिख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। और भी अगर आपको याद है, बहुत सारे मैंने आपको कराए सूत्र, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये 2 ही लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सारी विधियां मैंने आपको बाकायदा कराई हैं, सारी विधियों के बारे में बताया, उनका अर्थ, उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार देखिए जरूर, बहुत अच्छा आपको कंटेंट लगेगा, बहुत ही अच्छी क्लासेस लगेंगी आपको। अगर आप वो क्लासेस देख के ये प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आप एकदम से सारे क्वेश्चंस को ईजिली बता पाएंगे, ठीक है। तो दिया है अन्वेषण विधि से आस शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। क्या है, स्वयं करने का अवसर जिसमें मिलता है, वो कौन सी होती है, अन्वेषण विधि होती है, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन दिया है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है। तो विज्ञान शिक्षण में कौन सी उपयोगी होगी, तो यहाँ पर हमारी होगी प्रयोग विधि, प्रयोग प्रदर्शन और अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखते हैं। क्या है, करके बच्चे इसमें सीखते हैं, इसीलिए ये विधि क्या होगी, उपयोगी होगी, ठीक है। प्रदर्शन एवं अनुसरण विधि, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है। किसका विकास होता है? छात्रों की ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है केवल देखते हैं ना जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को भी अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, तो अब अगले महीने आपके पेपर हैं, ज़्यादा लापरवाही ना करें और पढ़ाई में जुट जाएं और क्या है बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, ध्यान दें वरना फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बैक आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, ये हम आपके लिए डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको बैक का सामना ना करना पड़े। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। अब हम 23 देखेंगे कि रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है। ठीक है, यह निम्नलिखित है। पहला इसमें है रटने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल। ठीक है, रटने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल और सीखने को आनंददायी बनाना। थर्ड इसमें है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। क्या करना? व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर और भी आपको आते हैं याद है तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना लिखिए, कम से कम एक पेज का मत लिख डालिए, थोड़ा सा लिखिए जितना आपसे पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, केवल नामों का उल्लेखन कीजिए। ठीक है, तो पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? पुनर्बलन जो होते हैं धनात्मक या इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। सेकंड होता है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, इनके नाम कौन से होते हैं? इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के दो दो रूप होते हैं। तो जो आपका धनात्मक होगा उसमें शाब्दिक और अशाब्दिक होगा, ऋणात्मक होगा उसमें भी शाब्दिक और अशाब्दिक होगा। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? रूप होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ बताइए। ये आपको देखिए दूसरी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये अभी हमने जो है अति में भी देखा था और अब यहाँ पर अभी हमने जो है बहुविकल्पी में भी देखा था कि शिक्षण क्रियाशीलता के बारे में, और यहाँ पर भी पूछा गया अर्थ इसका। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, छात्र इसमें क्या है? स्वयं क्रिया द्वारा सीखता है क्रियाशीलता में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है कि खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो खेल पर आधारित कौन सी है? किंडरगार्टन प्रविधि एक किंडरगार्टन हो गई, एक माउंटेन्सरी हो गई। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको कराई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको देखने में आ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको कराया है उस तरीके से आपको पूरा इसमें 15 में पेपर देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मेरी क्लासेस देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जुड़े रहते हैं तो आप अच्छा एक स्कोर ला सकते हैं अपने DLED में। सही है, अब यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण मैंने बताया था, सूक्ष्म शिक्षण से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो कुछ भी बने। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? एलन के अनुसार, किसके अनुसार? एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े बच्चों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, बच्चे भी कम होते हैं और क्या अल्प समय भी होता है इसमें। ठीक है, तो यह क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण का तात्पर्य है। तो डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। इस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया है पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य पूछा गया है इसमें आपके। तो हम लिख सकते थे कि छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं, अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, जो बच्चा पहले से जानता है उसका पहले उसको हमें पता लगाना है, फिर उसी में ऐड ऑन करके क्या करना है, उसको जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? यही इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है प्रस्तावना का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। अपेक्षित अधिगम स्तर देखिए आपको दूसरी बार यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी संकल्पना पूछी है। तो
की रचना में 3 शब्द हैं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये हमारी लास्ट क्लास थी, अपेक्षित अधिगम स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर जो हमारी लास्ट से पहली वाली क्लास थी, ठीक है, लास्ट वाली हमारी जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल था, उससे पहली वाली हमने अपेक्षित अधिगम स्तर की थी। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो अपेक्षित अधिगम और स्तर, तो अपेक्षित का अर्थ क्या होता है, और अधिगम का अर्थ है सीखना। तो स्तर का आशय क्या होता है, उपलब्धि, क्या होता है, उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो सकता है, सही है। तो यहाँ पर आप इसका इस तरीके से अर्थ लिख सकते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा अति लघु उत्तरीय का 2016 का जो है 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, बहुउद्देश्य का होता है कि बहुत सारी, जिससे एक सामग्री से बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, बहुत सारी क्लासेस में यूज किया जा सके। ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ हो गया, मानचित्र हो गया, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने और आकार आदि का ज्ञान कराना क्या है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। आगे आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ तक 30 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या वेटेज रहा है अंकों का, कि कितने क्वेश्चन आप इजीली कर पाए और किस क्वेश्चन में आपको कठिनाई महसूस हुई है या आपको लगा है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, ये नई बार देखा, ठीक है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको लग रहा होगा कि हमने ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े हैं। अगर आपने क्लासेस मेरी प्रॉपर देखी होंगी तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं घबराएंगे और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है। तो 2015 के प्रीवियस ईयर में हमने ये क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो हम जो हैं यहाँ पर केवल बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय को ही करेंगे, और क्योंकि लघु उत्तर जो हैं बहुत लेंथी होंगे तो क्लासेस बहुत लंबी होगी। लेकिन हम देख लेते हैं लघु कौन कौन से आए हुए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आया है, संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए शिक्षण में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो संप्रेषण का आपको क्या है, महत्व बताना और उसकी प्रक्रिया बताना है, मतलब कि विचारों का आदान प्रदान। अभी हमने इसकी परिभाषा देखी ही थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षण अधिगम सामग्री में श्यामपट्ट की उपयोगिता। तो आपको पता ही है कि बच्चे जो कठिन शब्द होते हैं जिनको अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, उसमें हम क्या है श्यामपट्ट पर लिख के उनको जो है करा सकते हैं, उनको HW दे सकते हैं, मैथ्स करा सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी शिक्षण अधिगम सामग्री में श्यामपट्ट की उपयोगिता हो जाएगी। ऐसी जो है और भी चीज़ें हो सकती हैं कि मान लीजिए आप ड्राइंग करा रहे हैं तो क्या है बच्चों को क्या है ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी बना के दे सकती है, और छोटा बड़ा करा रहे हैं तो बच्चों को क्या है उस पर लिखिए, उसको क्या है एक एक करके उनसे पढ़वाइए। और क्या है मैथ्स में सबसे ज़्यादा हम श्यामपट्ट का यूज करते हैं, सही है। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इसमें उपयोगिता होती है। 33 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण अधिगम में मानचित्र की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो मानचित्र की उपयोगिता बतानी है यहाँ पे आपको। अगला दिया है शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं। देख रहे हैं आप, शिक्षण अधिगम से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो भी 2015 के पेपर में ही, ठीक है, 2015 के पेपर में ही। तो आप देख सकते हैं एक जो टॉपिक है उससे कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो शिक्षण अधिगम का आपको अर्थ तो पता ही होगा क्या होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो शिक्षण की विशेषता आपको पता ही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, और क्या है सर्वांगीण विकास करना, या आप लिख सकते हैं बच्चे का शारीरिक विकास करना, बच्चे का मानसिक विकास करना, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आए हुए हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र का क्या महत्व है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र का क्या महत्व है, ठीक है। तो शिक्षण सूत्र का महत्व अगर आपने जो है क्लासेस मेरी देखी होंगी तो आप अच्छे से बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित
शिक्षण सूत्र का अभिप्राय और उदाहरण बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शिक्षण सूत्र से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। क्या 2 क्वेश्चन शिक्षण सूत्र से बन गए। अधिगम से हमारे 3 क्वेश्चन आ गए थे, 2 आए थे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आ गए, ठीक है, और अधिगम से आ गए। और अगला क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग बताइए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आया है व्याख्यान युक्ति का क्या अभिप्राय है, इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए, ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस थे, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो बहुत ही इजी आपको क्वेश्चंस लग रहे होंगे। इनको मैं सॉल्व करा देती, लेकिन जो है आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है हम यहाँ पर केवल बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम देख लेंगे, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका पेपर बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती तो यहाँ पर हमारी क्लास क्या है, कंप्लीट होती है। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और क्या है, अपनी क्लासेस सारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करिए ताकि आप पेपर तक तैयार हो पाएँ, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमने क्या है 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करा है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और ये कमेंट करें कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे और आपके क्या एवरेज रहा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में फिर से एक न्यू प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, धन्यवाद।